बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट ऑफ परसेप्शन टॉपिक का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ परसेप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें है फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या है? फॉर्म परसेप्शन में हम लोग चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं, मुकम्मल तौर पे परसीव करते हैं। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ उनके पार्ट्स को याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग टेबल को ये नहीं, इस तरह नहीं रिमेंबर करेंगे कि 4 टांगे ब्राउन कलर और उसकी ज़रा टांगे लंबी और उसकी ऊपर वाला एरिया जो है ज़रा चौड़ा सा, तो हम लोग उसको इस तरह नहीं करेंगे। हम लोग उसको एज अ होल परसीव करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि हम लोग को कोई बंदा कहे जी जाए टेबल लेके आए, तो हम लें कि वो जो 4 टांगों वाला, या फिर वो बंदा ही हमें कह रहा हो जाओ वो 4 टांगों वाला ले आओ जाके, या फिर हम लोग कहें वो जो 4 टांगों वाला है वो जिसका ब्राउन सा कलर है, वो जिस पे पानी वगैरह रखते हैं, इस तरह नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उसको एज अ होल परसीव करेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उसकी फॉर्म, देन उसकी शेप, देन उसका सेंस या सीन जो है, जो भी है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें बेसिकली डिस्कस की गई हैं, फिगर एंड ग्राउंड एंड गेस्टॉल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड में क्या है कि फिगर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग सबसे पहले परसीव करते हैं, और ग्राउंड वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग फिगर को देखते हुए रिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग दीवार पे लगा हुआ क्लॉक देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतनी बड़ी दीवार को ग्राउंड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम लोग की दीवार पे सिर्फ एक खूबसूरत सा क्लॉक नज़र आ रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, हम क्लॉक को फिगर कर देते हैं और दीवार को ग्राउंड कर देते हैं। ये वाली एग्जांपल जो है ये अक्सर मूवीज़ में भी होती है। ऐसा होता है कि जो हीरोइन होती है उसको वो ड्यूरिंग डांस बड़ा अच्छा सा गेटअप दे देते हैं, बड़ा अच्छी सी ड्रेसिंग दे देते हैं, और उसके ऊपर ब्राइटनेस लाइट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और जो बैकग्राउंड पे होते हैं उनके सेम कलर के ड्रेसेस कर देते हैं, उनको इतनी मतलब कि फ़ोकस नहीं देते। तो क्या कर देते हैं, उन सब लोगों में, हालांकि वो लोग तो सब एक जगह इकट्ठे ही परफॉर्म करें, लेकिन उन सब लोगों में वो उस मेन रोल को प्रोमिनेंट कर देते हैं, फिगर कर देते हैं, और बाकी सबको वो क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। इसकी वो एक पिक्चर भी बड़ी कॉमन सी, या डेफिनेटली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता ही होगा उसका। उसके बाद क्या है, फिगर क्या है, सिंगल यूनिटरी थिंग्स विद डेफिनेट बाउंड्रीज। उसके बाद है स्टैंड आउट स्लाइटली फ्रॉम द बैकग्राउंड। और ग्राउंड क्या है, लेस वेल डिफाइंड बिहाइंड द फिगर। उसके बाद क्या है, इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। क्लियर। उसके बाद है लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गेस्टॉल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, वी ऑर्गेनाइज बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल, ठीक है। लॉ ऑफ गेस्टॉल्ट। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले क्या है कि 1900 में गेस्टॉल्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप ने गेस्टॉल्ट ला दिया था। इसमें क्या है, पैटर्न्स दिए थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया था फैक्टर्स को। सबसे पहले इसमें सिमिलैरिटी के आइटम ऑफ द सेम साइज, शेप और क्वालिटी आर मोर लाइकली टू बी व्यूड एज ग्रुप ऑफ पैटर्न देन डिसिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो सिमिलर चीज़ें होंगी वो ज़्यादा जल्दी हम लोग परसीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू दूस जो सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को बड़ी इजीली परसीव कर सकते हैं कि वी परसीव कॉलम बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी। हम लोग इसको इस तरह नहीं याद करेंगे एक्स ओ एक्स नहीं, हम लोग इसको परसीव करेंगे कॉलम्स में, एक्स का कॉलम, ओ का कॉलम और अगेन एक्स का कॉलम, ठीक है। उसके बाद है proximity items that are close together tend to be grouped in our perception। ऐसी आइटम्स जो एक दूसरे के क्लोज हों वो हमारी परसेप्शन में बहुत जल्दी ग्रुप्ड हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग इनको एज अ रोज़ परसीव कर लेंगे, ठीक है। जो करीब होंगे उनको एज अ ग्रुप हम लोग परसीव कर लेंगे। 3 रोज़ हैं तो हम लोग इनको डॉट्स इन 3 रोज़, ऐसे इसको हम लोग परसीव कर लेंगे। उसके बाद है क्लोयर, ये मतलब कि क्लोज़, हम लोग क्लोज़ इमेज खुद बना लेते हैं। अब ये चीज़ है, ये एक सर्कल, प्रॉपर सर्कल नहीं बना हुआ, लेकिन इसके डॉट्स इस शेप में है, इस तरह लगे हुए हैं कि आप इसको एज अ सर्कल परसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग एज अ सर्कल परसीव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन गैप्स को सब्जेक्टिवली खुद फिल कर लेते हैं। उसके बाद है सिमेट्री और गुड फिगर। इसमें क्या है, लॉ ऑफ गुड फिगर सेज दैट देयर इज़ अ टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंग टू मेक अ बैलेंस फिगर दैट इंक्लूड ऑल द पार्ट्स,
ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर्स को मतलब कि बैलेंस फिगर अचीव्ड ओनली बाय यूजिंग ऑल द डॉट्स एंड रिंग्स टू परसीव्ड अ 5 पॉइंटेड स्टार। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिंग्स को और इसके पॉइंट्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि हम लोग इसको सिमेट्रिकली और गुड फिगर फॉर्म में हम लोग इसको परसीव कर लेते हैं। उसके बाद है फीचर एनालिसिस। व्हेन वी इनकाउंटर अ स्टिमुलस सच एज लेटर आवर ब्रेन, ठीक है। हम लोग कोई लेटर वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर हम लोगों ने पहले से कोई चीज़ याद की हुई है, ठीक है। फीचर एनालिसिस में क्या हो गया कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ पहले से याद की हुई है तो उसको हम लोग उसकी अब हम लोगों को एक नई चीज़ याद करनी पड़ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको उसकी सिमिलैरिटी की बेस पे याद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिस तरह प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, असूल और प्रिंसिपल जो स्कूल का होता है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन हम लोग उन दोनों चीज़ों को क्या है कि उन दोनों की सिमिलैरिटीज़ देख के कि यहाँ पर ये डिफरेंस होगा हम लोग उसको याद कर लेते हैं, ईजिली याद कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई स्टिमुलाई के साथ उसको मैच कर लेते हैं। उसके बाद है साइज़ परसेप्शन। ये सेकंड टाइप है परसेप्शन की। इसमें क्या है, स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं टू फॉर्म परसेप्ट को फॉर्म करने के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर लेते हैं। साइज़ परसेप्शन एंड परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी ये एक ही चीज़ है बेसिकली, लेकिन इनको मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन मतलब टू डिफरेंट वेज़ में डिफ़ाइन किया गया है। साइज़ परसेप्शन को अलग एंड परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी को अलग से। साइज़ परसेप्शन में अब 2 तकनीक होती हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोचेस। उसके बाद है बॉटम अप में क्या है, परसीविंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग बिंग एट द बॉटम विद रॉ सेंसरी डाटा दैट फीड अप टू द ब्रेन। इसको हम डाटा ड्राइवन भी कहते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि हम लोग डिजिटल ऑब्जेक्ट से स्मॉल इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, उसको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, और वो क्या होती है, वन डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन होती है, स्टिमुलस और रिसीवर। इसमें क्या होती है, वन डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन होती है स्टिमुलस से रिसीवर तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉप टू डाउन, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोसेसिंग स्टार्ट एट द टॉप फ्रॉम द ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेशन एंड नॉलेज के मतलब कि एक ऑब्जर्वर के पास पहले से जो नॉलेज है उसकी बेस पे वो उन चीज़ों को अचीव करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल एक पुलिस मैन है, उसके पास हर रोज़ बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो कुछ केसेस से रिलेट कर रहे होते हैं, आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। तो क्या करेगा कि एक केस जो उसने पहले सॉल्व किया हुआ है उसकी तरह की नौबत का दूसरा केस आ गया तो अपने पिछले इन्फॉर्मेशन को ले लेगा कि उसको मैंने इस तरह सॉल्व किया था और उसमें ये प्रॉब्लम्स थी, बैकग्राउंड ऐसा था, ये सारा, तो वो उसमें भी वही इम्प्लीफाई करना शुरू कर देगा कि ये इसमें भी यही होगा। जो परसीवर की एक्सपेक्टेशन है वो इस बात पर इफ़ेक्ट करती हैं कि परसीवर उसको किस तरह परसीव करना चाहता है या उसको किस तरह कंबाइन करना चाहता है, उसके उस चीज़ के बारे में गोल्स क्या हैं, उसके आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है। ये वन डायरेक्शनल नहीं होता, ये वन डायरेक्शनल था, ये वन डायरेक्शनल नहीं होता। फ्रॉम हायर कॉग्निटिव से आई की तरफ और उसके बाद कम्बिनेशन मतलब कि विजुअल की तरफ आता है। उसके बाद हम लोग उस विजुअल इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर लेते हैं। उसके बाद है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इसमें क्या है, इज़ द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट इन कॉन्सिस्टेंट मैनर डिस्पाइट द चेंजिंग सेंसेशन दैट आर रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस, द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट ऑफ सेम साइज, शेप, टेक्सचर और कलर रिगार्डलेस ऑफ देयर रेटिनल इमेज। किसी चीज़ को मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी चीज़ को हम लोग दूर से देख रहे हैं ना, अगर गाड़ी है तो हम लोग उसको दूर से देख रहे हैं तो हम लोग उसको इस तरह नहीं परसीव करेंगे कि दूर से है तो वो छोटी है। जिस तरह वो प्लेन ऊपर जाएगा तो हम लोग प्लेन को पेंट कैसे करते हैं, तो वो जी प्लेन ऊपर जाता है छोटा हो जाता है तो हम उसको पेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या बताया कि उसका जो साइज़ है वहाँ पर भी वैसा है और पास आकर भी वैसा ही है। क्या है कि अगर हम लोग एक गाड़ी को दूर से परसीव कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह नहीं परसीव करेंगे कि वो छोटी है, हम लोग उसको उसके ही साइज़ में परसीव करेंगे। अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में इसकी 3 तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। 3 टाइप्स हैं इसकी, साइज़ कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी एंड कलर कॉन्स्टेंसी। उसके बाद है साइज़ में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट्स को दूर से भी परसीव करेंगे ना तो उसको हम लोग सेम साइज़ में परसीव करते हैं, चाहे हमारा रेटिनल इमेज जो है वो छोटा बन रहा हो लेकिन हम लोग उस गाड़ी को सेम साइज़ में परसीव कर रहे होंगे। उसके बाद है शेप कॉन्स्टेंसी। इसमें क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम लोग परसीव करेंगे इन सेम शेप।
ठीक है, जो सेम शेप के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम लोग सेम शेप में ही परसीव करेंगे। अगर हम किसी रूम के एक कॉर्नर में खड़े हैं, ठीक है, और अगर हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, अब जो हमारी करीब की दीवारें होंगी वो हम लोग को एक अलग तरह से डिस्टॉर्टेड, रेटिना का डिस्टॉर्टेड इमेज बना रहे होंगे, लेकिन हम लोग उस रूम को ऐसे ही परसीव करेंगे कि उसकी सारी दीवारें जो है वो एक जितनी है, ठीक है। उसके बाद है कलर कंसिस्टेंसी और ब्राइटनेस। इसमें कलर ऑब्जेक्ट टेंड टू बी रिमेन कांस्टेंट इन परसेप्शन व्हेन वी नो देयर ट्रू कलर। अगर हम किसी चीज़ का ट्रू कलर जानते हैं ना, तो हम लोग के सामने जिस तरह मर्जी उसको जितनी मर्जी रोशनी में ले आओ, हम लोग के दिमाग में उसका ट्रू कलर लेगा। जैसे कोयला है तो उसको हम लोग फुल ब्राइट लाइट में ले आते हैं, तो हम लोग फिर भी उसको किस तरह परसीव करेंगे, उसको हम लोग ब्लैक ही परसीव करेंगे। अब इसमें दो थ्योरीज आती हैं हमारे पास कलर कॉन्स्टेंसी में, एक्सप्लेनेशन अनकॉन्शियस इन्फ्रेंस थ्योरी और इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी में क्या है, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन सेंस गिवन अस क्लू अबाउट देयर शेप्स। और एक्सप्लेनेशन में क्या है, वी यूज़ आवर प्रियोरियर एक्सपीरियंस अबाउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस अबाउट इट लोकेशन। उसके बाद है मोशन परसेप्शन। इसमें दो तरह की मोशंस होती हैं। मोशन परसेप्शन क्या है, इज प्रोसीड बाय द फॉलोइंग प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन इन स्पेस विद टाइम, मूवमेंट ऑफ कार्स। जैसे कि इसमें दो तरह की रियल मोशन और अपेरेंट मोशन, ठीक है। रियल मोशन क्या है, द परसेप्शन ऑफ रियल मोशन like all perception required active elaboration and transformation of the sensory input। इसमें दो तरह के फिजिकल मोशन और मोशन caused by our movement। फिजिकल मोशन में ये है कि अगर कोई चीज़ वाकई मूव करी, जैसे कोई गाड़ी वगैरह जो है वो मूव कर रही है, और मोशन caused by our movement कि हाँ एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है लेकिन हम मूव कर रहे हैं खुद, ठीक है। हम लोग बार बार अपने सर को ऐसे हिला रहे हैं, तो ये सारी क्या है, ये इसमें आएंगी मोशन caused by our। और रियल मोशन क्या है, रियल मोशन इसमें हम लोग परसेप्शन को एक्टिव इलेबोरेशन के थ्रू हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंसरी इनपुट में। उसके बाद है अपेरेंट मोशन, परसीव इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट जब नहीं हो रही होगी तो हम लोग अपेरेंट मोशन को परसीव करेंगे ऑफ एन इमेज अक्रॉस द रेटिना। इसमें अब चार तरह की सबसे कॉमन है। इंड्यूस मोशन, जैसे कि आपने कभी नोट किया हो कि आप जब ऐसे दौर करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे ना सूरज बादलों के साथ चल रहा है, या फिर चांद जो है हम लोग चलते जा रहे हैं और चांद हमारे साथ साथ चलता जा रहा है। हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको अपने इनकरेक्टली हम लोग उसको चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरह की चीज़ को परसीव किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि चांद आपके साथ चल रहा है या सूरज आपके साथ चल रहा है, तो ये क्या आता है, इंड्यूस मोशन में आता है, ठीक है। बेसिकली इसलिए कि हमारी जो सन और मून है ना, ये फिगर है, और हम लोग स्काई और क्लाउड को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। हम लोग सन और मून को फिगर कर लेते हैं, प्रोमिनेंट कर लेते हैं, और उन स्काई को, आसमान को और क्लाउड को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। उसके बाद है पाई फिनोमिना। इसमें क्या है, विथमर ने ये फिनोमिना दिया था, वन टाइप ऑफ अपेरेंट मोशन अकर व्हेन वी लुक नियॉन साइज विद एरोज दैट सीम्स टू बी मूव। उसके बाद है स्टेट्रोस्कोपिक मोशन। ये क्या है कि आपको एक वो टॉय बुक मिलती है जिसमें वो ऐसा होता है कि आप उस बुक को ऐसे करते जाते हो तो वो ऐसे लगता है जैसे ना वो खिलौने, वो प्लेयर्स जो हैं वो फुटबॉल लाइव खेल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन वो बुक पे ऐसे इमेजेस बनाए गए होते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि वो वाकई वो ऐसे खेल रहे हैं। मूवमेंट दैट अकर इन मोशन पिक्चर, ठीक है, मोशन पिक्चर की मूवमेंट जो होती है। उसके बाद है ऑटोकाइनेटिक मोशन। इसमें अगर हम लोग रूम में मौजूद हैं और लाइट की तरफ थोड़ी देर के लिए देखते हैं तो हम लोग ऐसे लगता है कि जैसे लाइट हमारी तरफ मूव कर रही है, जबकि लाइट तो वहाँ पे ही मौजूद है, लेकिन हमारे जो आई मसल्स हैं उसकी वजह से ये चीज़ हम लोग को ऐसा लग रहा होता है। उसके बाद हम लोगों ने करना है फोर्थ, डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या है, ability to perceive world in 3 dimension called depth perception। इसमें 2 cues है, monocular cues and binocular cues। monocular cues क्या है कि एक आंख से हम लोग अगर किसी चीज़ को परसीव करें तो वो monocular cues है। इसमें अब 8 तरह के cues आते हैं। मोशन पैरालैक्स, ठीक है, जैसे कि हम लोग रेटिना पर हेड मूवमेंट की वजह से हमारा इमेज जो है वो चेंज होता है। उसके बाद है रिलेटिव साइज़ का जो होता है। रिलेटिव साइज़ ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट जो दूर है तो उसका इमेज छोटा बनेगा, लेकिन वो करीब आएगा तो उसका इमेज हमारे पास बड़ा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पहाड़ है, हम लोग दूर से देख रहे हैं तो हम लोग को ऐसा लगेगा जैसे वो पहाड़ ना बहुत छोटे से हैं, ठीक है, और करीब भी बहुत हैं। लेकिन जब हम लोग उनकी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे तो वो और दूर होते जाएंगे और बड़े हम लोग को प्रोमिनेंटली नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो हम लोग उनके करीब होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है इंटरपोजिशन।
इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को काट देते हैं और हम लोग को लगता है जो हमारे करीब ऑब्जेक्ट है ना, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारे ज़्यादा करीब है, जैसे वो बैलून्स हवा में उड़ाते हैं। उसके बाद है क्लियरनेस। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर होता उसको हम लोग क्लियरली परसीव कर सकते हैं अगर हमारी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर है। उसके बाद लीनियर पर्सपेक्टिव है, शेडो है, टेक्सचर है। टेक्सचर में ये आता है कि अगर क्लियर कर्सर ग्राउंड होगी तो वो मतलब कि अगर क्लोज ऑब्जेक्ट होगा ना तो हम लोग उसको कर्सर ग्राउंड पे क्लोज ऑब्जेक्ट परसीव करेंगे, और अगर फाइनल टेक्सचर है तो हम लोग उस इमेज को अवे फील करेंगे। उसके बाद है अकोमोडेशन, लेंस आल्टर इन शेप ड्यू टू वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम आई। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है यहाँ पे। अगर थिकर लेंस होंगे, ठीक है, अगर दूर का इमेज है ना तो हमारे जो लेंस हैं वो थिनर होंगे, और अगर हमारे क्लोज का इमेज है तो हमारे लेंस क्या होंगे, थिकर होंगे। उसके बाद है बाइनोकुलर क्यूज़। बाइनोकुलर क्यूज़ में क्या होता है, ऑपरेट व्हेन टू आइज़ लुकिंग। जब हमारी दोनों आंखें देख रही होती हैं तो तब ये ऑपरेट करते हैं, दोनों आंखों से दुनिया को देखते हैं हम लोग। और इसमें क्या होता है, रेटिना जो हमारी रेटिनल डिस्पर्सिटी कर देता है। द डिफरेंस इन इमेज इन टू आई कॉल्ड रेटिनल डिस्पर्सिटी। उसके बाद है आई टर्न्ड इनवर्ड लुक नियर बाई इमेज। जब हमारी आंखें अंदर की तरफ टर्न होती हैं तो हम लोग करीब का इमेज देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारी विजन जो पैरेलल हो जाती है जब हम लोग दूर का इमेज देख रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट है टाइम परसेप्शन। इसमें क्या है, चाइल्ड और अडल्ट जो है वो टाइम के साथ साथ अपनी सलाहियत को अलग अलग पहचानते हैं और उसको उस तरह परसीव करते हैं। इसमें जैसे कि हम लोग हर साल, महीने और हमारी ये जो टाइम परसेप्शन के हम लोग इस टाइम पे क्या थे, इस टाइम पे क्या थे, हम लोग आज से 2 साल पहले कहाँ थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की से हम लोग पूछें कि जी लास्ट टाइम आज जब अब उसकी एज 25 साल हो तो हम लोग उससे पूछें कि जी तुम्हारी 10th जो बर्थडे थी उस पर क्या हुआ था, तो वो फटाफट से रिकॉल करेगी क्या हुआ था। हाँ, मेरा भाई बीमार था उस बर्थडे पे, और मेरा भाई है तो हर बर्थडे मेरी अटेंड करता है, लेकिन उसने वो बर्थडे अटेंड नहीं की क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, तो हम लोग टाइम को डिफरेंट तरह से परसीव करते हैं। किसी के लिए टाइम और तरह का होता है, किसी के लिए टाइम प्लेजेंट मेमोरी होती है, किसी के लिए टाइम जो हार्श मेमोरीज होती हैं, और ये मतलब कि हम लोग डिफरेंट तरह से टाइम को परसीव करते हैं। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यार पूछ लेना। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा।